ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है भारत में एआई क्रांति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और पवन दुग्गल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव। वर्ष था 1920 का। चेक गणराज्य के एक लेखक हुआ करते थे, नाम था कारेल केपेक। कारेल ने पहली बार 1920 में अपने नाटकों में रोबोट का उल्लेख किया था और उन्होंने कल्पना की थी कि मनुष्य कृत्रिम बुद्धिमान मशीनों के जरिए भविष्य संवारेगा। तब किसने सोचा होगा कि कारेल केपेक की कल्पना तकरीबन 100 वर्ष के बाद हम सबके जीवन का अहम हिस्सा बन जाएगी और दुनिया के लिए सबसे बड़ी तकनीक क्रांति। आज एआई का जमाना है। मोबाइल में पिक्चर एडिटिंग से लेकर कैंसर जैसी जटिल बीमारियों के समाधान तलाशने तक, कृषि उपज बढ़ाने से लेकर साइबर फ्रॉड को रोकने तक, आप जिस भी समस्या का समाधान तलाश रहे हैं, एआई सुपर सॉल्यूशन की तरह है। भारत ने एआई की ताकत को पहचानते हुए पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है। अब भारत के एआई मिशन को एक बड़ा बूस्ट मिला है। भारत अब दुनिया के तकनीकी नक्शे पर एक और बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। गूगल ने ऐलान किया है कि वो अपना दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर हब भारत में बनाएगा। इसके लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को चुना गया है, जो तेजी से उभरता हुआ टेक शहर है। ये प्रोजेक्ट न केवल गूगल के लिए बल्कि भारत के डिजिटल भविष्य के लिए भी ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। गूगल क्लाउड के ग्लोबल सीईओ थॉमस कुरियन ने बताया कि कंपनी इस हब में अगले 5 वर्षों में करीब $15 अरब का निवेश करेगी। यह अमेरिका के बाहर गूगल का अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा। क्या है इसके मायने और भारत में एआई के संभावनाओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और पवन दुग्गल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले सुन लेते हैं कि गूगल क्लाउड के ग्लोबल सीईओ थॉमस कुरियन ने क्या कहा जब उन्होंने विशाखापत्तनम को हब बनाने के लिए सिलेक्ट किया। Today, though, we are incredibly proud with the support of the government of India and the state of Andhra Pradesh. We're very pleased to announce a new gigawatt scale AI hub in Visakhapatnam. It's the largest AI hub that we are going to be investing in anywhere in the world outside of the US. It represents a capital investment over the next 5 years of $15 billion and will scale to multiple gigawatts. It is a part of a global network of AI centers in 12 different countries, but it is, as I said, the largest one that we will be building anywhere in the world outside the US. In addition to that, we're also pleased that we will be making Visakhapatnam a global connectivity hub. पवन दुग्गल जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो गूगल का इनिशिएटिव है और विशाखापत्तनम में वो जो अमेरिका के बाहर पहली बार एआई इंटेलिजेंस हब बनाने जा रहा है, उससे दोनों पक्षों को क्या फायदा होगा? एक, गूगल किस कारण से विशाखापत्तनम में ये निवेश कर रहा है और दूसरा, भारत के लिए इससे संभावनाओं की किस तरह के दरवाजे खुलते हैं? मुझे लगता है ये घटना अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है कि अपने इतिहास में गूगल ने अमेरिका के बाहर इतना बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं कर रखी है। तो जब गूगल, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ा सर्च इंजन है, वो इस तरह की कदम उठाता है तो संकेत देता है पूरी दुनिया भर को कि उसके लिए अमेरिका के बाहर अगर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कोई राष्ट्र है तो वो भारत है। दूसरा, इस पर्टिकुलर घोषणा से ये भी इस बात की पुष्टि की है कि भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है बल्कि साथ ही साथ सबसे बड़ा जनसंख्या का राष्ट्र भी है। तो इस संदर्भ में हम पाते हैं कि जब आप इतने बड़े पैमाने पर एआई ड्रिवन डेटा सेंटर भारतवर्ष में बनाएंगे तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ी डिमांड यहाँ होने वाली है। आप इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को न केवल एक बेहतर लेवल पर लेके जाएंगे, साथ ही साथ इंडिया को हब बनाते हुए यहाँ से ग्लोबल डिमांड को भी कैटर करने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय राष्ट्र की प्रगति के दृष्टिकोण से देखा जाए अत्यंत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की दिशा में बात की जाए तो और ज्यादा बेहतरीन डेवलपमेंट है। और विशाखापट्टनम जैसे शहर में अभी तक इस तरह की कोई गतिविधि हुई नहीं थी। अगर आप सबमरीन केबल्स और उनकी लोकेशंस की बात करें तो आप पाते हैं कि बॉम्बे काफी हद तक चोक हो गया है, चेन्नई भी काफी क्राउडेड है। तो वहां पर विशाखापट्टनम पे न केवल आपको वाटर की समस्या कम रहेगी, मोर इम्पोर्टेंटली आपको क्लीन प्रकार का एक लैंडस्केप मिल पाएगा
जो अल्टीमेटली इतने बड़े पैमाने पर जो एआई ड्रिवन डेटा सेंटर है उसको स्थापित करने में योगदान देगा। तो ऑल सेड एंड डन, भारतीय एआई इकोसिस्टम को एक सुदृढ़ कैटलिस्ट के रूप में इसको आगे बढ़ाने में ये घोषणा बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। प्रसून जी, इसी से जुड़ा दूसरा सवाल है कि आखिर दुनिया की बड़ी एआई कंपनियां जो हैं, चाहे मेटा की बात करें या फिर दूसरी कंपनियों की बात करें, वो भारत में निवेश में बहुत दिलचस्पी दिखा रही है। मेटा ने पिछले साल जब बेंगलुरु में एक 3 दिवसीय सम्मेलन किया तो कहा कि भारत को खुद का एआई जेनरेट करने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। सवाल यह है कि भारत क्या एआई का सबसे बड़ा बाजार है, किन कारणों से? अगर आप डिजिटल इकोनॉमी में देखिए तो पूरे विश्व में 2 डिजिटल इकोनॉमीज हैं। एक जिसको गैफाम बोलते हैं, गूगल, एप्पल, जो यूएस डोमिनेटेड है। दूसरा बैटेक्स, जो बायदू, अलीबाबा, चाइना। अब एक तीसरी महाशक्ति भारत के रूप में उभरी है, जिन्होंने डिजिटल इकोनॉमी में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा है, जो कि किसी मुनाफे के लिए नहीं खड़ा किया गया है। तो ये एक उभरती हुई तीसरी डिजिटल इकोनॉमी की तरफ भारत ने एक ऑप्शन दिया है, ना सिर्फ डेवलप्ड नेशन को, डेवलपिंग नेशंस को भी। तो ये जितने भी यूएस डोमिनेटेड कंपनीज हैं वो उस डिजिटल इकोनॉमी का पार्ट बनना चाह रहा है। पहला तो एक ये है। दूसरा, पूरे विश्व में 2 ही ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें 1 बिलियन से या 1 अरब से ज्यादा की आबादी है, वो है भारत और चीन। तो ये डेटा प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। तो जैसे पहले ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कंट्रोल करते थे, आने वाले समय में या अभी से ही अगर आप देखिए, डेटा प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं वो एआई को डोमिनेट करेंगी, क्योंकि एआई इज कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गोरिदम, डेटा और कंप्यूट। तो डेटा एक तरह से ऑयल माना जाता है। अगर कंप्यूट है आपके पास, एल्गोरिदम है पर डेटा नहीं है, जैसे आप सरल भाषा में गूगल मैप यूज करते हैं, तो वो अभी भी एक्यूरेट नहीं है, पर भारत में उसकी सबसे ज्यादा एक्यूरेसी है क्योंकि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो इस कारणवश चाहे आप गूगल देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट देख लीजिए, ये यहाँ पे पूरी तरह से इंटीग्रेट होने के लिए, ताकि ये इस डिजिटल इकोनॉमी का और इस डेटा प्रोड्यूसिंग सब कॉन्टिनेंट का पार्ट बन सके। जी हाँ, बिल्कुल। पवन जी, अगर कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत का एआई बाजार वर्ष 2027 तक लगभग 3 गुना होकर 17 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कि 25 से 35% की दर से बढ़ रहा है। एक और आंकड़ा कहता है कि भारत में वैश्विक एआई प्रतिभा का 16% हिस्सा है, जो मात्रा के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि 2030 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर नंबर 3 पहुंच जाएं। क्या एआई की भी उसमें भूमिका देखते हैं? मुझे लगता है एआई की बहुत जबरदस्त भूमिका होने वाली है भारत की प्रगति की दिशा में जाने की ओर। उसका कारण यह है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारतवासी एक डिफॉल्ट ऑप्शन मानते हुए इस्तेमाल करने शुरू कर गए हैं। ऑलरेडी ओपन एआई कहता है कि साहब, अमेरिका के बाहर अगर कोई उनकी सबसे बड़ी मार्केट है तो भारत है। लेकिन ना, जब आपके 142 करोड़ लोग हैं और उनमें से अधिकांश लोग के पास फोन है, स्मार्टफोन भी काफी लोगों के पास है, तो एआई का इस्तेमाल करना तो एक लॉजिकल कोरोलरी बन जाती है। तो जब हम एआई का इस्तेमाल करेंगे, हम न केवल अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, उसको बढ़ाएंगे, साथ ही साथ कोई ऐसा एरिया भारत की इकोनॉमी में छूटा नहीं रहेगा जो एआई से प्रभावित ना हो। तो जब एआई चारों ओर एफिशिएंसी लेवल्स लेकर आएगी तो संभावित तौर पर उसका सीधा डायरेक्ट रिजल्ट होगा कि भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, अर्थव्यवस्था है, वो सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ेगी और संभावित तौर पर अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट भारत की जीडीपी पर भी पड़ सकता है। तभी जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एआई एक्शन समिट पेरिस में गए फरवरी 2025 में और उन्होंने संबोधित किया तमाम सारे गणमान्य अतिथियों को, तो उन्होंने दुनिया को एक नया कॉन्सेप्ट प्रदान किया। उससे पहले विभिन्न लोग बात करते थे अकाउंटेबल एआई की, बात करते थे एथिकल एआई की, एक्सप्लेनेबल एआई की, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज आवश्यकता है सस्टेनेबल एआई की, जहां पर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ा। और ये एक बहुत ही विशाल प्रकार का कॉन्सेप्ट है, जिसमें जितने आप एआई के माध्यम से सस्टेनेबिलिटी को आगे बढ़ाएंगे, उतना ही आप नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ को ज्यादा प्रोत्साहन देंगे, साथ ही साथ आप विशिष्ट तौर पर राष्ट्रों को प्रोत्साहन देंगे कि वो अग्रसर अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पर हो सके। तो मुझे कोई प्रकार का डाउट मेरे दिमाग में नहीं है कि एआई का रोल भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हमें समझना है कि हम भारत की अकेली बात नहीं कर रहे हैं। आज भारत जो है,
ग्लोबल साउथ का एक बहुत ही प्रमुख वॉइस बन चुका है। तो जो भारत करेगा इस दिशा में वो काफी हद तक एक वर्ल्ड बेंचमार्किंग स्टैंडर्ड बन जाएगा, जो विभिन्न प्रकार के और ग्लोबल साउथ राष्ट्र भी जिसका अनुसरण कर सकते हैं। तो बहुत हम एक हिस्टोरिकली ट्रांजिएंट पोजीशन पर पहुंच रहे हैं, लेकिन हमें समझना है कि अब प्लेटफॉर्म पर ये गाड़ी आ गई है, अभी हमें इस गाड़ी पर पूरी तरीके से चढ़ जाना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगली गाड़ी कब आने वाली है और अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथ से पकड़ना है। देखिए, जब इंटरनेट आया था इंडिया पिछड़ चुका था, तो इंडिया ने इंटरनेट रेवोल्यूशन को पूरी तरह से हम कैप्चर नहीं कर पाए। अब एआई आया है और ये लेवल प्लेइंग फील्ड लेकर आया है तमाम सारे राष्ट्रों को। तो जितनी जल्दी भारत इस दिशा पर आगे बढ़ेगा अच्छी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारतीय सरकार काफी हद तक जागरूक है, सजग है और उनकी बड़ी डायनेमिक लीडरशिप है एआई को आगे बढ़ाने में। देखिए, भारतवर्ष ने नेतृत्व किया जीपे का, जनरल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज जहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके प्रभाव की बात करते हैं और इसलिए विभिन्न लोगों को साथ जोड़ते हैं कि साहब अब वो दौर चला गया कि हम अपनी साइलोड दुनिया में रहेंगे। आज वो दौर है कि सबको मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर अपनी प्रगति की ओर पर बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो रही है। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुन लेते हैं कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्या कहा है। We are at the dawn of the AI age that will shape the course of humanity. Some people worry about machines becoming superior in intelligence to humans, but no one holds the key to our collective future and shared destiny other than us humans. That sense of responsibility must guide us. तो सुनिए, अगर भारत के एआई मिशन की बात करें तो एक इंडिया एआई मिशन भी सरकार चला रही है, साथ ही साथ एआई फॉर ऑल का भी प्रोविजन है। और किस तरीके के कार्यक्रम हैं और इंडिया एआई मिशन की प्रगति के बारे में भी थोड़े हमारे श्रोताओं को बताएं। पहले हमें कंप्यूट चाहिए, उसके लिए भारत सरकार ने तकरीबन 10,000 करोड़ का एक फंड रखा है, जिसमें 18,000 के आसपास जीपीयूज वो परचेज कर रहे हैं, जो कि अगर आप डीप सीक जो चाइना का एक एआई एप्लीकेशन है उसका 9 गुना है। और ये एक तरह से पहला ऐसा मिशन है जिसमें सोवन गवर्नमेंट जीपीयूज खरीद करके अपने इकोसिस्टम अनेबलर्स को मुहैया करा रही है। अदरवाइज जैसे स्टार्टअप्स या हमारे एमएसएमईज वो जीपीयू नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं। सेकंड है डेटा। तो डेटा में जैसे डेटा कोष बनाया गया है और कुछ एप्लीकेशंस के लिए जैसे कोविन ऐप है उसका एक्सेस दिया गया है हमारे मेडिकल रिलेटेड इनोवेशन फील्ड्स में, वो भी लिमिटेड हमारे होम ग्रोन स्टार्टअप्स या एमएसएमईज को दिया गया है। तो एक डेटा लेक या डेटा फाउंडेशन बनाया गया है, कंप्यूट दी जा रही है। अब बात आई जो मेन है लैंग्वेज मॉडल्स की, उसमें भी कुछ स्टार्टअप सर्वम करके वो काम कर रहे हैं लैंग्वेज मॉडल्स अपनी भारतीय लैंग्वेज में बनाने के लिए। और वीडियो एनालिटिक्स के लिए चित्रलेखा करके एक ऐसे ऐप हैं और भाषिनी काम कर ही रही है, उसमें अपने लैंग्वेजेस के बेस पे आप वॉइस बेस्ड एप्लीकेशंस कर सकते हो और वो आप एज अ स्टार्टअप या एमएसएमई भाषिनी के कोर्स से आप ले भी सकते हो। तो ये ओवरऑल 360 डिग्री डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रही है और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर रही है भारत के एमएसएमई, खासकर स्टार्टअप इसलिए क्योंकि अब भारत विश्व का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और तकरीबन 520 इंक्यूबेशन या इनोवेशन सेंटर्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। तो उनको अगर ये सब रिसोर्सेज मिलेंगे तो हमारी होम ग्रोन एप्लीकेशंस बनेंगी और जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है प्रधानमंत्री और हमारे गवर्नमेंट का, वो फुलफिल होगा एआई के क्षेत्र में भी। जी हाँ, दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सोच बदल रही है और लोगों को ये समझ में आने लगा है कि आने वाला भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी है। आइए सुनते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर लोगों का भरोसा बाकी दुनिया से कहीं ज्यादा है। केपीएमजी द्वारा तैयार की गई एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 76% लोग एआई का उपयोग करने को लेकर आत्मविश्वास से भरे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत न केवल एआई को अपनाने के मामले में आगे है, बल्कि इसकी उपयोगिता और संभावनाओं को लेकर भी सबसे अधिक आशावादी है। सर्वे में भाग लेने वाले 90% भारतीयों ने माना है कि एआई ने अलग अलग क्षेत्रों में काम की पहुंच और प्रभावशीलता को बेहतर बनाया है। इससे साफ होता है कि भारत में एआई एक बदलाव लाने वाली ताकत बन चुकी है। इतना ही नहीं,
97% भारतीय कर्मचारी काम में AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा सिर्फ 58% है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि भारत में AI को लेकर समझ और प्रशिक्षण भी बाकी देशों से बेहतर है। लगभग 64% भारतीयों ने किसी न किसी रूप में AI से जुड़ा प्रशिक्षण प्राप्त किया है और 83% लोगों को लगता है कि वे AI टूल्स का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा 78% भारतीयों को अपनी AI उपयोग करने की क्षमता पर भरोसा है। अब बात भारत में AI के विस्तार से जुड़ी है। भारत का प्रौद्योगिकी क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है। इस वर्ष वार्षिक राजस्व के 280 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर जाने का अनुमान है। प्रौद्योगिकी और AI पारिस्थितिकी तंत्र में 6 मिलियन से अधिक लोग कार्यरत हैं। देश में 1800 से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्र हैं, जिसमें 500 से अधिक AI पर केंद्रित हैं। भारत में लगभग 1,80,000 स्टार्टअप हैं और पिछले वर्ष शुरू किए गए नए स्टार्टअप में से लगभग 89% ने अपने उत्पादों या सेवाओं में AI का उपयोग किया। नेस्कॉम AI एडॉप्शन इंडेक्स पर भारत को 4 में से 2.45 अंक मिले हैं, जो दर्शाता है कि 87% उद्यम सक्रिय रूप से AI समाधानों का उपयोग कर रहे हैं। AI अपनाने वाले अग्रणी क्षेत्रों में औद्योगिकी और ऑटोमोटिव, उपभोक्ता वस्तुएं और खुदरा क्षेत्र, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं तथा बीमा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र शामिल हैं। ये सभी मिलकर AI के कुल मूल्य में लगभग 60% का योगदान करते हैं। हाल ही में हुए BCG सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 26% भारतीय कंपनियों ने बड़े पैमाने पर AI परिपक्वता हासिल कर ली है। जैसे जैसे भारत एक समावेशी AI पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है, इसकी बढ़ती वैश्विक मान्यता इस प्रगति को दर्शाती है। स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स जैसी रैंकिंग भारत को AI कौशल, क्षमताओं और नीतियों के मामले में शीर्ष 4 देशों में स्थान देती हैं। देश GIT हब पर AI परियोजनाओं में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता भी है, जो इसके डेवलपर समुदाय की मजबूती को दर्शाता है। भारत फरवरी 2026 में AI प्रभाव शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह शिखर सम्मेलन भारत की AI क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा और विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करेगा। एक और महत्वपूर्ण बात, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अक्सर नौकरियों के लिए एक खतरे के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तव में यह नए प्रकार के अवसर पैदा कर रहे हैं। नेस्कॉम की रिपोर्ट एडवांसिंग इंडियाज AI स्किल्स के अनुसार भारत का AI प्रतिभा आधार 2027 तक लगभग 6 से 6.5 लाख पेशेवरों से बढ़कर 15% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर 12.5 लाख से अधिक हो जाने की उम्मीद है। डेटा साइंस, डेटा क्यूरेशन, AI इंजीनियरिंग और एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में AI की मांग बढ़ रही है। 2025 तक लगभग 8.65 लाख उम्मीदवारों ने विभिन्न उभरते प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है या प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसमें AI और बिग डेटा एनालिटिक्स में 3.20 लाख शामिल हैं। भविष्य के लिए कार्यबल तैयार करने हेतु इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फ्यूचर स्किल प्राइम नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है, जो AI सहित 10 नई और उभरती प्रौद्योगिकियों में IT पेशेवरों के कौशल विकास और उन्नत पर केंद्रित है। अगस्त 2025 तक फ्यूचर स्किल्स प्राइम पोर्टल पर 18.56 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था और 3.37 लाख से अधिक ने सफलतापूर्वक अपने पाठ्यक्रम पूरे कर लिए थे। चर्चा का विषय है के लिए करिश्मा राय। पवन जी, आत्मनिर्भर भारत की चर्चा हो रही है। 2047 में हम विकसित राष्ट्र बनने की कल्पना कर रहे हैं। आकाशवाणी का श्रोता जो गांव में बैठा है, जहां इंटरनेट की पहुंच शायद अभी आई है या आने वाली है, वो ये जानना चाहता है कि ये जो AI की बात हो रही है, अगले 1 दशक में AI से क्या कुछ बदल जाएगा? क्या उसके खेत की उपज बढ़ जाएगी? क्या उसके बाजार में बिकने वाला प्रोडक्ट्स भी AI से जुड़ जाएगा? उसका जीवन कैसे संवर सकता है? अगर आप भारत के दूर दराज इलाकों में बैठे हैं, अगर आप किसान हैं और आप सोच रहे हैं कि साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ताल्लुक मेरे जीवन से क्या है, तो आप गलत सोच रहे हैं। उसका कारण ये है, ये एक ऐसी प्रकार की नूतन टेक्नोलॉजी है जो प्रॉमिस करती है कि प्रत्येक भारतवासी के जीवन को छू जाएगी।
तो अगर आप दूर दराज के इलाकों में बैठे हैं, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज आपके स्मार्टफोन्स पर, आपके डिवाइसेस पर उपलब्ध है, मुफ्त उपलब्ध है। बहुत से मॉडल्स हैं जिसका इस्तेमाल कर आप न केवल नए प्रकार की ऑडियो, वीडियो, इमेज या टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ उसको आधार बनाते हुए प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो अगर आप खेतीबाड़ी करते हैं तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बताएगी कि आपने अगली फसल कब बोनी है, कौन सी बोनी है, आपकी जो सॉइल क्वालिटी है वो किस प्रकार की है और आपको इस परिवेश में क्या चीज सबसे ज्यादा फायदा देने वाली है। साथ ही साथ आपको यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो नए रास्ते बताने वाली है कि जिसके माध्यम से आप अपनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं और भारत की प्रोडक्टिविटी में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आपकी कृषि में इसका योगदान होगा, स्वास्थ्य में इसका योगदान होगा, आपके जनसंचार में योगदान होगा, बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस सेक्टर में योगदान होगा। हर वो सेक्टर जो आपके जीवन के साथ रोज जुड़ा हुआ है, उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक घनिष्ठ संबंध है। आपको सिर्फ इस बात को रिकॉग्नाइज करना है। खास बात इस टेक्नोलॉजी की यह है कि बहुत ज्यादा उपभोक्ता फ्रेंडली है। आज यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी भाषा में आपके साथ बातचीत करने में पूरी तरीके से सक्षम है। आज विभिन्न प्रकार के जो एआई मॉडल्स आते हैं, विभिन्न भारतीय भाषाओं में आपको जवाब देते हैं, आपको जानकारी देते हैं। जानकारी, नॉलेज, विजडम ही आज एकमात्र आपका ब्रह्मास्त्र है। अगर आप जितना इस्तेमाल इसका करेंगे और इसका उपयोग विभिन्न एप्लीकेशंस के माध्यम से अपने रोजमर्रा के जीवन में करेंगे, तो मैं समझता हूं कि आपका जीवन 10 साल तो छोड़ दीजिए, अगले 2 साल में पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है। हम आज फिलहाल नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर से गुजर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो नया युग आने वाला है, एजेंटिक एआई, वो आ चुका है। एआई एजेंट्स स्थापित हो चुके हैं, हो रहे हैं और धीरे धीरे ज्यादा मैच्योर होते जाएंगे, जो इंसानों की तुलना में छोटे छोटे काम इंसानों से बेहतर कर पाएंगे। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान से बेहतर तो नहीं हुआ है, लेकिन इस दिशा में आगे अग्रसर हो रहा है। और फिर अगले साल उम्मीद की जा रही है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ जाएगा, जो करंट नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तुलना में काफी ज्यादा बेहतर होगा, एडवांस होगा। और कुछ ही सालों में वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सुपर इंटेलिजेंस आने वाला है, यानी कि इस प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पूरे मानव मात्र की इंटेलिजेंस को सरपास करने की क्षमता रख पाएगा। तो प्लीज आप जिस दिशा में हो, जिस किसी सेक्टर में हो, मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि एटलीस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी के महत्व को पहचानिए और ये अपने आप से सवाल पूछिए कि मैं अपने सेक्टर में, अपने रोजमर्रा की दिनचर्या में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस रूप से एक रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल कर पाऊं, ताकि मेरे जीवन की जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाए। प्रसून जी, एआई से जुड़ी बहुत अच्छी बातें हमने कर ली, लेकिन जब भारत की हम बात करते हैं, जहां पर हम टेलीविजन पर एआई एंकर्स देख चुके हैं, केरल में पहला एआई टीचर भी लॉन्च हो गया, एआई के चैलेंजेस क्या हैं भारत जैसे देश में? तो देखा जाए तो पूरा विश्व भी इससे स्ट्रगल कर रहा है, एक इकोसिस्टम, एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए। पर जैसे जैसे ये एआई आगे बढ़ेगा, जैसे अब जनरेटिव एआई आ रहा है या आजकल मशीन जीपीटी भी आने लगे, मशीनें आपस में बात कर रही हैं और उनका डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो फ्रेमवर्क्स चाहिएंगे इनको लिमिट करने के लिए। और ये एक तरह से टूल इकोसिस्टम है, जैसे स्टीम आया तो स्टीम इंजन बना, और कैसे कैसे एज अ ह्यूमन हम उसको यूज करते हैं वो हमारे पे डिपेंड रहेगा। पर हाँ, रेगुलेटरी इकोसिस्टम चाहिएगा हमें, खास करके ऐसे लोगों के लिए जो पार्शियली टेक्नोलॉजी को जानते हैं या बहुत एक बेसिक लेवल पे जानते हैं। पर मैं उसको पॉजिटिव साइड पे लूंगा, क्योंकि अगर जैसे एक किसान है, अगर उसके कपास की खेती हो रही है, अगर उसके कपास की खेती में कीड़ा लगा है तो वो फोटो खींच के और अपने आवाज से पूछ सकता है कि इसको कैसे ठीक करें, तो उसको तुरंत जवाब मिलेगा और मे बी उसको लिंक भी मिलेंगे, आप ये दवाई यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए। और आने वाले समय में अगर फोन कॉल्स भी जा सकती हैं। और अगर ये इसके नीचे जो लेयर्ड हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तकरीबन 4 लाख सर्विस सेंटर है, सीएससी जिनको बोलते हैं, 2 लाख से ज्यादा हमारे ग्राम पंचायत फाइबर से कनेक्टेड हैं, तो इसका लाभ जरूर मिलेगा। और अगर हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाएं, जैसे भारत ने पेमेंट में यूपीआई बनाया है, अगर एआई में भी एक यूपीआई ऐसा बनेगा जिसमें लैंग्वेज मॉडल्स, डेटा रेगुलेटरी बनाएगा, तो ना सिर्फ भारत के लिए, भारत जैसे या और भी विभिन्न जो देश हैं जो भारत पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो भी इसको रेप्लिकेट करेंगे।
पवन जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि आप साइबर सिक्योरिटी के भी इस देश के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं, एक आम व्यक्ति जो एआई से बहुत ज्यादा फैसिनेटेड है, क्या सावधानी बरते एआई के किसी भी ऐप को इस्तेमाल करने से पहले? सबसे महत्वपूर्ण बात हमें समझना होगा, अगर आप एआई कुछ भी इस्तेमाल करने वाले हैं, किसी भी एआई ऐप को डाउनलोड करने से पहले एटलीस्ट उसके टर्म्स एंड कंडीशंस या उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ ली, ताकि आपको अंदाजा मिल जाए कि ये क्या करने वाले हैं मेरे डेटा के साथ। अगर अधिकांश मेजर एआई प्लेयर्स की अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि साहब अपना पर्सनल डेटा हमारे साथ शेयर ना करिए। क्यों? क्योंकि हम आपके डेटा को पब्लिक डेटा मानेंगे, उस पर अपने मॉडल्स को ट्रेन करेंगे, और अगर उससे आपकी निजता का उल्लंघन होता है तो कल आप हमें जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। तो पहली बात तो ये कि टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लीजिए। दूसरी बात, इंटरनेट पर जाकर, सर्च इंजन पर जाकर देख लिए कि लोग क्या कह रहे हैं इस ऐप को लेकर, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, कस्टमर रिव्यू क्या है, तो उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि मुझे इसका इस्तेमाल करना है या नहीं करना। प्रसून जी, एक और आंकड़ा है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर लोगों का भरोसा बाकी दुनिया से कहीं ज्यादा है। KPMG द्वारा तैयार की गई एक नई रिपोर्ट बताती है कि भारत में 76% लोग एआई का उपयोग करने को लेकर आत्मविश्वास से भरे हैं, जबकि ये वैश्विक एवरेज कहें तो वो 46% का है। ये रिपोर्ट 47 देशों के 48,000 लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार की गई है। सवाल यह है कि भारत में एआई के इस्तेमाल को लेकर या फिर एआई का सही यूज करके हम देश को तरक्की के पथ पर आगे ले जाएं, युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए क्या कोई प्लान है जिस पर काम कर रही है सरकार या निजी संस्थाएं? जी, सबसे पहले तो मैं भारत सरकार को इसका श्रेय दूंगा। अगर आप देखिए कि ये पहले ये जो डर था वो डिजिटल पेमेंट रिलेटेड भी था। लोग मोबाइल या इंटरनेट पे करने से डरते थे, पर उसमें जो विश्वास कायम करा है हमारे इकोसिस्टम ने, अब आप देखिए कि 100 बिलियन के आसपास का ट्रांजैक्शन यूपीआई कर रहा है। और इसी वजह से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जब एक ट्रस्ट फैक्टर बन जाता है आम आदमी का, उसी का एक एक्सटेंशन एआई है। और एआई को फुल प्रूफ बनाने के लिए कुछ ऑलरेडी जैसे एआई कोश है जो वेरीफाई करता है कि ये एप्लीकेशंस सही हैं और ट्रस्टेड है, आप यूज कर सकते हो। ऐसे ही डेटा सेट्स को भी वो वेरीफाई करने की एक कैटेगरी बना रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें एक प्रोएक्टिव अप्रोच है भारत सरकार की। और क्योंकि हमारा देश युवा है और आईटी रिलेटेड क्षेत्र में हम अग्रसर हैं, तो हम ये न्यू टेक्नोलॉजीज अच्छे से अडेप्ट करते हैं। और स्टेम जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हमारे ज़्यादा हैं या अलाइंड हैं, तो हम उसको बेहतर तरीके से यूज कर पा रहे हैं। और इसी की वजह से अगर आप देखिए पेनिट्रेशन भी ज़्यादा है अगर ग्लोबल एवरेज से आप कंपेयर करें तो। और अगर आप हमारी वर्कफोर्स देखिए तो वो टॉप पे है, क्योंकि 92% जो हमारी नॉलेज वर्कफोर्स है वो जनरेटिव एआई कहीं ना कहीं यूज कर रही है ऑलरेडी। और तकरीबन 6 मिलियन के आसपास जो प्रोफेशनल्स हैं वो इससे पॉजिटिवली इम्पैक्ट हुए हैं नैस्कॉम और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। तो मुझे लगता है कि स्किलिंग के लिए काफी सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले गए हैं, जैसे एक IIIT गांधीनगर के साथ खोला गया है, और फिर IIT कानपुर में एक साइबर सिक्योरिटी सेंटर है, वहां पे भी एआई स्किलिंग हो रहा है। तो एक स्किलिंग के डिफरेंट लेवल्स के, जैसे एक MSME रिलेटेड स्किलिंग सॉल्यूशंस चलाया गया था जिसमें तकरीबन 1 लाख के आसपास MSMEs को ट्रेन किया गया था कि भी एआई के क्या आयाम है और कहाँ कहाँ वो यूज कर सकते हैं। तो हर लेवल पे भारत सरकार, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेस लेवल MSMEs हो, चाहे वो बिग कॉर्पोरेट्स या खासकर फाइनेंशियल सेक्टर हो, उसमें टारगेटेड प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, एंगेजमेंट भी कर रहे हैं और फीडबैक सेशंस भी कर रहे हैं, ताकि जो उनके चैलेंजेस हैं वो भी एड्रेस करा जा सके। खासकर जैसे बैंकिंग सेक्टर का आपको OTP या वो आता है तो उसमें कुछ फ्रॉड्स होने लगे थे, तो अब हम शायद अपनी लैंग्वेजेस में भी SMS रिसीव कर रहे हैं, जो कि बाहर या जो भी साइबर फ्रॉड्स हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत रहेगी ये सब हैक करने के लिए। तो ओवरऑल मैं पॉजिटिव हूँ इस पूरे इकोसिस्टम के लिए। और भारत सरकार के जो अभी इनिशिएटिव्स है, हाँ नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन रैपिडली हो रही है, तो हमें सजग और कॉन्टिन्यूअसली इस पे काम करना पड़ेगा। पवन दुग्गल जी, आपका, प्रसून सर आपका इस विशेष चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और हमारे श्रोताओं का ज्ञानवर्धन करने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत में एआई क्रांति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और पवन दुग्गल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।